मैथमेटिक्स में लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 के 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे के क्वेश्चन से सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a की वैल्यू एक मैट्रिक्स दी गई है 3 1 माइनस 1 2, तो सिद्ध करिए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। आपको a मैट्रिक्स दी गई है तो उसकी मदद से इसे प्रूव करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए पहले मुझे a स्क्वायर चाहिए, तो मैं a स्क्वायर पहले निकालता हूं। देखिए सॉल्यूशन, a स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे? a इंटू ए से। a की जगह पर लिखेंगे 3 1 माइनस 1 2, फिर a की जगह पर 3 1 माइनस 1 2। सॉल्व करिए। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 3 को 3 से करेंगे 9, 1 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 को 1 से करेंगे 3, 1 को 2 से करेंगे 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 को 3 से किया माइनस 3, 2 को माइनस 1 से किया माइनस 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस 1 को 1 से करेंगे माइनस 1 प्लस 2 2 जार 4। इस तरह से बेटा a स्क्वायर की वैल्यू आएगी 8 5 माइनस 5 3। ये a स्क्वायर आ गया। अब हम इसको ले लेते हैं जो हमको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। a स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर की वैल्यू लिखिए 8 5 माइनस 5 और 3 माइनस 5। a की जगह पर इसको लिख देंगे 3 1 माइनस 1 2 7। i की जगह पर i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको 2 बाई 2 का, क्योंकि जो मैट्रिक्स दिया गया है वो भी 2 बाई 2 का है, तो 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी 0 0 1। आप ध्यान से देखिए, ये 8 5 माइनस 5 3। 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15, 5 1 जार 5 माइनस 5 5 2 जार 10। आप सभी स्टूडेंट्स ये तो जानते ही हैं कि किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में करते हैं, तो सारे एलिमेंट्स हमने करवा दिया। अब 7 से इसमें करेंगे तो 7 0 0 7। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करिए। सारे जो 3 हमारे पास मैट्रिक्स तीनों का ऑर्डर सेम है और उनको मुझे प्लस माइनस यही करना, और आप जानते हो प्लस माइनस करने के लिए संगत अवयवों को ही प्लस या माइनस किया जा सकता है, तो संगत अवयव ही माइनस प्लस करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं तीनों को एक साथ सॉल्व करूंगा। 8 माइनस 15 प्लस 7, 8 माइनस 15 प्लस 7। अब 5 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 5 प्लस 0, फिर माइनस 5 माइनस 5, यानी कि माइनस 5 प्लस 5। देखो माइनस 5 माइनस माइनस 5 तो प्लस 5 प्लस 0। अब इसको देखो 3 माइनस 10 प्लस 7, तो ये हमने लिख दिया 3 माइनस 10 प्लस 7। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 8 और 7 15 हुए प्लस के, और ये माइनस 15 0। 5 में से 5 कैंसिल हो गया 0, माइनस 5 से 5 कैंसिल, ये भी 0। 3 7 10 माइनस 10, ये भी 0 आ गया। और 0 मैट्रिक्स को ऐसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। यही आपको लाना था। देखो ठीक, आई होप कि समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था।
ठीक है, चलिए करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 1 into 3, इसका ऑर्डर है 1 into 3। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 into 3। अब ध्यान से देखिए, पहली वाले में स्तंभों की संख्या बाद वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हो के जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्रम क्या होगा 1 into 3। इसका क्रम 1 into 3 मतलब एक रो 3 कॉलम होने चाहिए। तो एक रो 3 कॉलम, रो एक ही रहेगी, कॉलम 3 होंगे, A11, A12 और A13। चलिए A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x को 1 से किया तो x आ गया, -5 को 0 से किया तो 0, -1 को 2 से किया तो -2। अब A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, x को 0 से करेंगे 0, -5 को 2 से किया तो -10, -1 को 0 से करेंगे 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, x को 2 से किया तो 2x, -5 को 1 से किया -5, -1 को 3 से किया -3। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो किया गया और देखो 1/3 की मैट्रिक्स आपको मिल गई है। उसके साथ इंटू x और 1 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसको कैलकुलेट कर लो, ये x -2, ये -10 और यहाँ पर आया 2x -8 और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है x 4 1 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर है 1 into 3, इसका ऑर्डर है 3 into 1। ये इसका सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 1/1। 1/1 मतलब पूरी मैट्रिक्स में सिर्फ एक एलिमेंट मिलेगा आपको बस। तो देखिए इसका गुणा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x -2 को x से मल्टीप्लाई करिए, x² -2x, -10 को 4 से करिए -40, 2x -8 को 1 से करिए, तो ये 2x -8 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स का मतलब है, ठीक है, इसको थोड़ा कैलकुलेट कर दीजिए, x² -2x और +2x कैंसिल, -40 -8 मिलके -48 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम जब तुलना करेंगे दोनों पक्षों की तो हमको मिलेगा x² -48 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 48, देन x इज इक्वल टू ±√48 और √48 को बेटा हम लिख सकते हैं √4√3। ये x की वैल्यू आ जाएगी और आप आंसर चेक कर सकते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 है और उसका क्वेश्चन नंबर है ये 9 ±4√3। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने लगा लिया। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से ही था, आप प्लीज इसे नोट करें। इसके बाद हम 10 नंबर पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में है बेटा, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है। एक निर्माता है वो 3 प्रकार की वस्तुएं बनाता है x, y और z, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है और बनाने के बाद 2 बाजारों में ले जाकर उन्हें वो बेचता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूची निर्देशित है। बाजार 1 और बाजार 2 में उत्पादन दिखाया गया है कि बाजार 1 और बाजार 2, x का जो है वो 10,000 वस्तुएं, y की 2,000 वस्तुएं और z 18,000 वस्तुओं बाजार 1 में बेची जाती हैं। ठीक, दूसरी बाजार में जो वस्तु x है उसके 6,000, y 20,000 और z 8,000 बाजार 2 में बेची जाती हैं। आई होप कि मतलब आपको समझ आ रहा होगा। फिर से एक बार देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा x है,
x के 10,000 पीस, y के 2,000 पीस और z के 18,000 पीस बाजार एक में बेचे जाते हैं, जबकि x के 6,000 पीस, y के 20,000 पीस और z के 8,000 पीस दूसरी बाजार में बिकते हैं। उन्होंने अब बताया, फर्स्ट ए पार्ट उन्होंने दिया, यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.50, रुपए 1.50 तथा रुपए 1.00 है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात करिए। इसमें उन्होंने ये बताया कि जो बाजारों में विक्रय मूल्य दिए गए हैं वो x की एक जो वस्तु है वो 2.50 ₹2.5 की बिकती है, वस्तु जो y है एक वस्तु ₹1.5 की बिकती है और z का एक वस्तु ₹1 की बिकती है। तो उन्होंने ये बोला है कि सीधे सीधे बताइए कि कुल आय कितनी होगी दोनों बाजारों से। क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब आप समझ गए हैं। वस्तु x का एक पीस जो बिकता है वो ₹2.5 का, एक वस्तु y बेचेगी तो ₹1.5 की बिकेगी, z का एक वस्तु बिकती है तो ₹1 की बिकती है। अब ऐसे सिचुएशन पे थोड़ा सा सोचो, अगर आपको कुल आय निकालनी होती और उसके लिए आपको आव्यूह बीजगणित का प्रयोग ना करना होता, तो सोचिए थोड़ा सा आपने कैसे किया होता। इसको आपने ऐसे किया होता सिंपल सा कि बाजार 1 और बाजार 2 दोनों के लिए, बाजार 1 में कितनी आय है उसके लिए ध्यान से देखना, 10,000 वस्तुएं बेची जाती हैं, एक वस्तु की बिक्री मूल्य है ₹2.5, तो 10,000 वस्तुओं की बिक्री मूल्य कितनी, तो 10,000 गुणे 2.50, y की 2,000 वस्तुएं बेची जाती हैं, एक वस्तु की बिक्री होती है ₹1.5 की, तो 2,000 वस्तुओं की बिक्री कितने की होगी, तो 2,000 गुणे 1.50 प्लस z, एक वस्तु 18,000, एक वस्तु ₹1 की बिकती है और 18,000 वस्तुएं बेची गई हैं, तो 18,000 गुणे 1 करते, इससे आपको ये पता चल जाता कि मार्केट ए से कुल आय कितनी हुई है। ऐसे ही मार्केट 2 में अगर बात करेंगे तो 6,000 वस्तुएं x बिकती हैं, एक वस्तु x की कीमत ₹2.5 है, तो 6,000 x वस्तुओं की कीमत कितने रुपए हो, 2.50 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। उसके पास y की 20,000 वस्तुएं बिकती हैं, तो 20 गुणे 1.50 प्लस 8,000 गुणे 1, और इसको आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट 2 जो है उस मार्केट में वस्तुएं जब बेची गई हैं तो कुल कितनी इनकम हुई, कुल कितनी आय हुई है। आप इसको सॉल्व करोगे, देखो यहां सॉल्व होकर कोई एक नंबर मिलेगा, यहां सॉल्व होकर भी कोई एक नंबर मिलेगा आपको। अगर हमें आव्यूह बीजगणित से ना करना होता तो ये तरीका होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक नंबर यहां मिलता आय और मार्केट 2 में जितनी आय होती वो यहां मिल जाती है हमको। ये बात सभी बच्चों को समझ आ गई? ओके, यहां थोड़ा ध्यान से देखिए, अब थोड़ा आव्यूह के हिसाब से सोचने की कोशिश करिए। अगर हम इसका आव्यूह बनाएंगे तो ये किस क्रम का आव्यूह बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये बनेगी 2 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है, 2 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। इधर हमने मल्टीप्लाई जिनका करवाया है तो इनको इनके रेट से मल्टीप्लाई करवाया है। अब 2 into 1 की मैट्रिक्स बनेगी, इसके लिए इधर की मैट्रिसेस कैसी होनी चाहिए थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर हम उत्पादन की मैट्रिक्स ऐसे ही बना दें सीधे, किस क्रम की है ये 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, ये मैट्रिक्स बनेगी उत्पादन वाली 2 into 3 की। उत्पादन की मैट्रिक्स, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, रेट से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। रेट की मैट्रिक्स किस क्रम की बनाई जाए ताकि रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 into 1 मिले, तो हम रेट की मैट्रिक्स बनाएंगे 3 into 1, और देखो क्यों, तभी मल्टीप्लाई हो करके आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 into 1 मिल जाएगी। कैसे,
इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो जब गुणा करेंगे आप तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मिलेगी? 2 into 1 ऑर्डर की ये मिल जाएगी। तो इससे हमको, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अभी, इससे हमको केवल ये पता चल पाया कि हमें आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करना है और किस तरह से हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जो उत्पादन दिया गया है उसकी हम 2/3 की मैट्रिक्स बनाएंगे। जो ये रेट दिए गए हैं इनका हम 3 into 1 का मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके बड़ी आसानी से 2 into 1 का मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो यही काम हम करना चाहते हैं। एक काम मैं करता हूं, मैं यहां लगा लेता हूं, उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं कि उत्पादन के लिए जो हम मैट्रिक्स बना रहे हैं उसका नाम है ए, उसका सिंबल हमने ए बनाया। ये सारा कुछ लिख देते हैं, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड लास्ट 8,000। ये उत्पादन का मैट्रिक्स हमने बना लिया। इसके बाद उनकी कीमत का या जो विक्रय उन्होंने दिया है बिक्री का बना लेते हैं, विक्रय मूल्य का मैट्रिक्स बना लेते हैं। विक्रय मूल्य के मैट्रिक्स को हम बी से लिखते हैं और वो हमें किस क्रम का ये बनाना था? 2 into 3 ऑर्डर का बना लिया। रेट का 3 into 1 ऑर्डर का बनाना है, 3 into 1, 3 रो 1 कॉलम चाहिए। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, क्रम से लिखना है। 2.50, 1.50, 1.00 और देखिए 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 3 रोज 1 कॉलम, 3 into 1 की मैट्रिक्स ये हमने बना ली। अब हमें ये पता लगाना है कि दोनों बाजार, प्रत्येक बाजार में कुल आय निकालनी है। प्रत्येक बाजार में कुल आय, उसके लिए हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ए की जगह पर है 10,000, बी की जगह पर 2,000 और ये 18,000, बी की जगह पर नहीं, सॉरी, ये उसके एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए के। फिर ये 6,000, ये 20,000 और यहाँ पर ये 8,000 और b की जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे b की, ये हो जाएगा 2.50, 1.50, 1.00। बस आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 10,000 का गुणा 2.5 से करवाएंगे। ठीक है, तो आप देखें 4 जीरो इसके, 5वां जीरो इसका, तो 5 जीरो हुए, जिसमें से दशमलव की से 2 जीरो तो चले जाएंगे आपके, तो कितने जीरो बचेंगे? 3 जीरो बचेंगे। इसका मतलब ये बचेगा 25,000। अब 2,000 का गुणा 1.5 से करवाइए, तो 2,000 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 3,000, ये आ गया। प्लस 18,000 का 1 से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा 18,000। ठीक है, ओके। अब फिर से ए टू सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6,000 का गुणा 2.5 से करवाओगे, यानी कि 2.5 से, तो इसलिए 6,000 का 2.5 गुना कर दो, 6 दूना 12, 3 15,000 प्लस 20,000 का गुणा 1.5 से करोगे तो 20,000 का 1.5 गुना कर दो, 30,000 प्लस 8,000 का गुणा 1 से होगा तो ये 8,000 आ जाएगा। अब इसे और कैलकुलेट कर लीजिए, 25 3 28 और 18 46,000। ठीक है, इसके बाद इसको जोड़िए तो 15 और 30 45 और 8 53,000। ये मार्केट 1 का है और ये मार्केट 2 का। तो मार्केट 1 में टोटल जो भी उत्पादन हुआ था उससे मार्केट 1 से कितनी आय आई है? टोटल रुपए 46,000।
और मार्केट 2 से टोटल कितनी आय मिली है उस निर्माता को? 53,000 रुपए। आप चाहें तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं हम लोग। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 है, 10वें का ए पार्ट है 46,000 और 53,000। ओके, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आप प्लीज़ एक काम करें, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ लिख के रखा है। ठीक है, बी पार्ट में बेटा दिया गया है कि यदि उपर्युक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः रुपए 2, रुपए 1 तथा पैसे 50 है तो कुल लाभ ज्ञात करिए। देखिए बेटा, उन्होंने दिया कि x, y और z की प्रत्येक इकाई की लागत, मतलब जब हमने x, y और z को बनाया तो x को एक वस्तु जब बनाते हैं, एक यूनिट जब बनाते हैं x का तो 2 रुपए की लागत आती है, y बनाते हैं तो 1 रुपए की लागत आती है और z की एक वस्तु बनाते हैं तो केवल 50 पैसे की लागत आती है। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने ये पूछा है कि जब ये सभी वस्तुएं बिकेंगी तो हमको कुल लाभ भी बताइए और उसमें भी आपको अवयव बीजगणित का प्रयोग करना है। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। एक निर्माता है जो कि उत्पादन करके इतनी वस्तुएं बाजार 1 और 2 में बेचता है जाकर के। x के एक वस्तु बिकती है 2.5 रुपए की, y एक वस्तु बिकती है 1.5 रुपए की और z की एक वस्तु बिकती है 1 रुपए की और वो उनकी लागत है। अब थोड़ा दोनों को इसको ध्यान से बेटा आप देखिए, x की एक वस्तु की लागत कितनी है? 2 रुपए, और जब बिकती है तो कितने रुपए की बिकती है? 2.5 रुपए की। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जब वस्तु x का एक पीस बिकता होगा तो 50 पैसे का प्रॉफिट आता है। भाई 2 रुपए लगे हैं बनाने में, 2.5 रुपए की बिक रही है तो 50 पैसे का प्रॉफिट आ गया। ऐसे ही y वाली जो वस्तु है उसकी एक वस्तु को बनाने में 1 रुपए की लागत आती है और बिकती है वो 1.5 रुपए की, इसमें भी 50 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है आपको। वस्तु z है, उसको बनाने में 50 पैसे की लागत आती है, 50 पैसे लगते हैं उसको बनाने में, लेकिन जब बिकती है तो वो 1 रुपए की बिकती है, इसमें भी 50 पैसे का प्रॉफिट आ रहा है। कहने का मतलब यूं कि प्रॉफिट जो आ रहे हैं वो तीनों वस्तुओं में 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे के प्रॉफिट आ रहे हैं। ठीक है, और उससे भी हमें फिर से अवयव बीजगणित की मदद से कुल लाभ पता लगाना है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, हम यहां पर पहले प्रत्येक वस्तु का लाभ निकाल लेते हैं। ठीक है, वो वहां पर लिखा है, यहीं से कैलकुलेट कर देते हैं। अच्छा, हम देखिए ध्यान से, x, y तथा z, x, y और ये जो z है, x, y तथा z की प्रत्येक इकाई की बिक्री पर, प्रत्येक इकाई की बिक्री पर लाभ, कितने का लाभ होगा आप समझ रहे हैं? रुपए 0.50, 50 पैसे, रुपए 0.50, रुपए 0.50, इतने की लाभ हो रहा है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, हमें लाभ चाहिए कि बाजार ए में जब हमने बेचा वस्तुओं को तो कितना लाभ आया, बाजार 2 में बेचा तो कितना लाभ आया। अगर बिना अवयव बीजगणित के निकालना होता तो आप क्या करते? आप यही तो करते कि 10,000 वस्तुएं हमने एक्स बेची है मार्केट ए में, उस पर 50 पैसे का प्रॉफिट आता है एक वस्तु पर, तो 10,000 बेची तो कितने का प्रॉफिट आया, गुणा करा देते। 2,000 वस्तुएं वाई हमने मार्केट एक में बेचा, एक वस्तु पर 50 पैसे का प्रॉफिट, तो 2,000 वस्तुएं बेचने पर कितने का प्रॉफिट, इनका गुणा करा देते। ऐसे 18,000 का गुणा इसमें करा देते, तो मार्केट ए में जब वस्तु बिकी है तो कुल प्रॉफिट निकल करके आ जाता। ऐसे इनके मल्टीप्लाई क्रमशः उनसे करवा देते तो मार्केट 2 का प्रॉफिट निकल करके आ जाता। लेकिन हमें अवयव बीजगणित का प्रयोग करना है, इसलिए जिस तरीके से हमने इसका ए पार्ट किया है उसी तरीके से हम इसका बी पार्ट भी करेंगे। इसमें भी क्योंकि एक प्रॉफिट मार्केट ए का मिल जाएगा,
एक प्रॉफिट मार्केट बी का मिलेगा मुझे। अब आप ध्यान से देखो, ये प्रॉफिट आएगा मार्केट ए का, मार्केट बी का। इसका मतलब ये भी हमें 2/1 की चाहिए। अगर 2/1 की चाहिए और हमारे पास उत्पादन वाली 2/3 की मैट्रिक्स है, 2/3 की मैट्रिक्स है, तो इसके साथ जिसका मल्टीप्लाई होना है उसको कैसा रखना चाहिए मुझे? ऑब्वियस है, उसको आपको 3/1 का रखना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होके 2/1 की मैट्रिक्स बनेगी आपकी। तो मैं एक काम करता हूं, उत्पादन की पहले मैट्रिक्स बना लेता हूं। उत्पादन की मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं। और कितना कितना उत्पादन है? 10,000, 2,000, 18,000। ठीक, ओके। इसके बाद ये दूसरी रो में लिखा है 6,000, 20,000 और ये 8,000। ये हमने उत्पादन की बना ली। अब लाभ की बना लेते हैं। लाभ की मैट्रिक्स को कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं सी, क्योंकि बी हमने मानी थी विक्रय मूल्य की मैट्रिक्स। सी मान लेते हैं। इसको मुझे बनाना पड़ेगा 3/1 का। 3/1 का 0.50, 0.50, 0.50, सब में 0.50। ओके। अब कुल लाभ अगर आपको निकालना है, कुल लाभ, तो कुल लाभ के लिए A इंटू सी कराना पड़ेगा आपको। A में हम इसको नोट कर देते हैं 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000 इंटू सी की जगह पर 0.50, 0.50, 0.50। अब आपको मल्टीप्लाई करवा देना है बस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 10,000 का गुणा 0.50। 0.50 का मतलब हाफ रुपया, समझ रहे हैं? 50 पैसे का मतलब आधा रुपया। अब 10,000 का आधा रुपया से गुणा करवाओगे तो जाहिर सी बात है बेटा 5,000 तो मिलेगा। 10,000 का आधा रुपया हो जाएगा तो 10,000 रुपयों का आधा हो जाएगा, 5 बचेगा। 2,000 का इस 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,000 आ जाएगा। 18,000 का इससे गुणा करेंगे तो 9,000। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। 0.50 का मतलब हाफ, तो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा ये उसका हाफ कर देगा। अब 6,000 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 6,000 को उससे मल्टीप्लाई करना है तो ये 3,000 आ जाएगा। 20,000 से उसको मल्टीप्लाई करना है तो ये 10,000 आ जाएगा। 8,000 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये 4,000 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए जरा। ऐड करेंगे 5 और 1 6 और 9 15,000। दूसरी लाइन 10 3 13 और 4 17,000। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट 1 जो है उसमें जब हम वस्तुओं की बिक्री करेंगे तो हमें 15,000 का प्रॉफिट होगा। मार्केट 2 में जब वस्तुओं की बिक्री करेंगे तो हमें 17,000 का प्रॉफिट होगा। ये इसका मतलब है। अब हम इसका थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं ज़रा। 15,000 रुपये, 17,000 रुपये। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये बहुत ध्यान रखें, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हुआ करती है तो पहले बिना बीज आव्यूह बीजगणित के आप सॉल्व करके देखें, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देखो क्या आता है। रिजल्ट का मैट्रिक्स किस क्रम का होगा वो देख करके आप अपने लेफ्ट हैंड साइड के दोनों मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, आप इसको कोशिश करिए समझने की। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 10। आप प्लीज इससे नोट करें। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। लिखा हुआ है कि आव्यूह x ज्ञात करिए यदि x इंटू 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ये एक इक्वेशन टाइप की आपको दी गई है और इसमें बताया कि x एक आव्यूह है, स्केलर नंबर नहीं है। तो इस आव्यूह का मान ज्ञात करिए।
हम एक काम कर लेते हैं, माना व्यू x इज इक्वल टू, इसको कुछ मान लीजिए आप, इसको हम मान लेते हैं a b c d o। एक चीज ये भी देखना, ऑर्डर देखना पड़ेगा बेटा, इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 2 into 3, इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 2 into 3। तो x का क्रम कैसा रखें ताकि मल्टीप्लाई भी हो जाए और ऑर्डर 2 into 3 का आ जाए। तो x मुझे रखना पड़ेगा, जो मैट्रिक्स x हम रखेंगे उसे मुझे रखना पड़ेगा 2 into 2 का। देखो कैसे, ध्यान से देखिएगा, इसमें स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकेंड मैट्रिक्स, सो मल्टीप्लीकेशन विल बी अलाउड। ये बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन अलाउ है। अब मल्टीप्लीकेशन होगा तो ऑर्डर क्या मिलेगा मैट्रिक्स का, 2 into 3 का, वो 2 into 3 आ जा रहा है। इसका मतलब है x जो मैट्रिक्स आपको लेनी पड़ेगी वो 2 into 2 की लेनी पड़ेगी, वो हमने यहां पर नोट कर लिया। और अब इसी को हम x की जगह वैल्यू लिख देंगे, देयरफॉर x की जगह लिख दीजिए a b c d 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। ओके, मल्टीप्लाई करवाइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a को 1 से b को 4 से, तो a प्लस 4b, फिर इसको इससे 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b, फिर ab को 3 6 से, तो 3a प्लस 6b। ठीक है, अब इसका काम खत्म। अब cd को इससे करवाइए, तो c प्लस 4d, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2c प्लस 5d, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3c प्लस 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ये आ गया। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, एंड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, and you know very well that if the two matrices are equal to each other, then we will equate their corresponding elements। तो हम उनके संगत अवयवों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। संगत अवयवों को आपस में इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको a प्लस 4b -7 के इक्वल होगा, तुलना कर देते हैं। संगत अवयवों को बराबर करने पर आप ऐसा कर दीजिए, संगत अवयवों को बराबर करने पर a प्लस 4b की वैल्यू किसके बराबर होगी, a प्लस 4b होगी -7, इस जगह का इसका एलिमेंट और इस जगह का इसका एलिमेंट। इसी तरीके से 2a प्लस 5b किसके बराबर हो जाएगा, 2a प्लस 5b, ये इक्वल हो जाएगा -8 के। इसी तरीके से 3a प्लस 6b -9 के इक्वल होगा, लेकिन क्योंकि a और b में दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं तो तीसरे की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम नहीं ले रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब c प्लस 4d किसके इक्वल होगा, सोचिए, c प्लस 4d इस जगह के एलिमेंट है, इस जगह का एलिमेंट यहां पर कौन है, 2। सिमिलरली ये है 2c प्लस 5d, ये 2c प्लस 5d किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। 3c प्लस 6d किसके इक्वल होगा, 6 के। लेकिन अब हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि c और d में दो इक्वेशन ऑलरेडी हमको मिल गई हैं, इतने से हमारा काम बन जाएगा, तो आगे हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, a b c और d की वैल्यूज निकालेंगे और इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो कुछ आएगा उसमें से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1
को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कुछ भी आएगा उसमें हम इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देंगे। देखिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2a प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जार 8b इज इक्वल टू 2 7 जार 14। तो ये क्या बनेगा 2a प्लस 8b इज इक्वल टू माइनस 14। 2a 2 4 जार 8b 2 7 जार माइनस 14। इसको माइनस कर दीजिए 2a प्लस 5b इज इक्वल टू माइनस 8। 2a प्लस 5b इज इक्वल टू माइनस 8। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन बदल जाएंगे, माइनस करने पर साइन बदल जाते हैं, ठीक है। प्लस 2a से माइनस 2a कैंसिल। अब ये 8b है और ये माइनस 5b है, तो 8b में 5b को माइनस करोगे आप तो ये आपको मिलेगा 3b। यहाँ माइनस 14 प्लस 8, सो दिस विल बिकम माइनस 6। देन b इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 3 करेंगे माइनस 2। b की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब b की वैल्यू आप इक्वेशन 1 पे या 2 पे किसी में भी रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इक्वेशन 1 पे रख देते हैं, तो लिख देंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है रखना है, पर पहले वैल्यू हम पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं। a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 7। a की जगह पर a लिखेंगे, 4 की जगह 4, b की जगह पर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 7। a लिखा, 4 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 7। हमको a चाहिए तो a के साथ जो ये माइनस 8 है इसको उधर भेज दो। a इज इक्वल टू, इधर की तरफ ये 8 माइनस का है, उधर जाकर के ये 8 प्लस हो जाएगा, और जो माइनस 7 है वो पहले से ही उधर है तो वो माइनस ही बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। a इज इक्वल टू 1, क्योंकि 8 में 7 माइनस कर दोगे तो 1 आ जाएगा। अब a और b तो निकल आए, अब c और d चाहिए, यही प्रोसेस इसमें कर दो आप। इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो, जो कुछ आए उसमें इक्वेशन 4 को माइनस कर दीजिए। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 माइनस इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें इक्वेशन 4 को माइनस कर देंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 को c में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2c हो जाएगा। 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8d हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4। अब इसको ऐसे ही लिख देना है, इसको माइनस करना है। 2c प्लस 5d इज इक्वल टू 4। माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 2c और माइनस 2c कैंसिल हो गया। 8d में माइनस 5d कर देंगे तो 3d। 4 में 4 माइनस का कैंसिल होके 0, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 0। 3 बजा के भाग में जाएगा, d की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख दें या 4 में, दोनों से c निकल आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं d का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दो। पहले एक बार इक्वेशन लिख लिया करो, जब कभी वैल्यू लिखो एक बार पहले इक्वेशन नोट कर लो। अब उसमें d की जगह पे 0 लिख देना है आपको, तो c प्लस 4d है ना, तो 4d का मतलब 4 इंटू डी, तो 4 इंटू डी की जगह 0 इज इक्वल टू 2। 4 का 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो c प्लस 0 इज इक्वल टू 2। c में 0 ऐड करेंगे, c आएगा इज इक्वल टू 2। अब c और d की वैल्यूज भी निकाल आई, इसलिए अवयव x इज इक्वल टू, क्योंकि हमने a, b और c और d सब निकाल लिए, इसलिए हम अवयव x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अवयव x की वैल्यू क्या है, पहले एक बार लिखो क्या माना था आपने। अब a, b, c, d सब की वैल्यूज नोट कर दो। a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू है -2, तो 1 -2, c की वैल्यू 2, d 0, c की वैल्यू 2 है, d 0। ये मैट्रिक्स x की वैल्यू निकल करके हमको मिल गई है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसका आंसर एक बार चेक कर सकते हैं। तो आंसर हमने चेक किया 1 -2 2 0। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11।
और आंसर भी आपका आ गया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी लगाया। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट करें, इसके बाद आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। लिखा है यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए और बी दोनों की ऑर्डर सेम है और वर्ग अवयव है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में बराबर हैं, और उनमें एक शर्त दी गई है कि जो ए बी की वैल्यू है बी ए के इक्वल है। तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध करिए कि ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन। गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करना है और हमें ये प्रूव करना है। और हालांकि एक और चीज जुड़ी हुई है, इसके अतिरिक्त सिद्ध करिए कि समस्त स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए ए बी होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। पहले इसको प्रूव करेंगे और उसके बाद उसको लेते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए, गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमें प्रूव करना है। स्टेप 1, सभी लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत अब जानते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए हमें इसे सत्य सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। फॉर n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 लिखिए तो क्या मिलेगा, ए बी टू द पावर 1 इज इक्वल टू बी टू द पावर 1a, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए। और देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए तो हमको दिया गया है, ठीक। इसका मतलब है ये सत्य है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक। अच्छा, ये चीज हमको दिया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सत्य है। अच्छा, इसके बाद स्टेप टू में क्या करना होता है, माना दिया गया कथन n बराबर k पर सत्य है। हम मान लेते हैं कि जो स्टेटमेंट हमको दिया है ये n इज टू k के लिए भी सही है। अगर k के लिए सही है तो n की जगह k लिख दो। ए बी टू द पावर k इज इक्वल टू बी टू द पावर k a, इसको ऐसा ही लिखा रहने दें। अब स्टेप 3 लीजिए। स्टेप 3 में क्या करना होता है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमको सत्य सिद्ध करना है। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो n की जगह k प्लस 1 आप लिख दीजिए तो आ जाएगा ए बी टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू बी टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए। लेकिन लिख के छोड़ना नहीं है, हमको n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको सिद्ध करके दिखाना है। अब सिद्ध करना है तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड ला के दिखा देंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी टू द पावर k प्लस 1। अब थोड़ा ध्यान से बेटा देखिएगा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बी टू द पावर k प्लस 1 को ए बी टू द पावर k इंटू बी। ए तो ए रहेगा, बी टू द पावर k इंटू बी फिर से बी टू द पावर k प्लस 1 बन जाएगा, ठीक। अब ए बी टू द पावर k, स्टेप 2 में देखिए ए बी टू द पावर k की वैल्यू क्या है, बी टू द पावर k इंटू ए। तो ए बी टू द पावर k की जगह लिखेंगे बी टू द पावर k a, बी टू द पावर k a, और ये b हमने लास्ट में फिर लिख दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये ए बी टू द पावर k की जगह बी टू द पावर k a, तो ए बी टू द पावर k की जगह बी टू द पावर k a और ये b लिख दिया। अब थोड़ा और गौर कीजिए, इसको आप एक ब्रैकेट में कर दो। अगर आप इसको एक ब्रैकेट में कर दो तो ये क्या बन गया, ए बी, और ए बी बी ए के इक्वल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं बी ए, ठीक। अब आप देखो बी टू द पावर k इंटू बी, फिर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो ये बन जाएगा बी टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए। और अब आप देखो बी टू द पावर k प्लस 1 इंटू, यही तो प्रूव करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है।
इसलिए दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 पर भी सत्य है। ठीक, और अगर n इज इक्वल टू k प्लस 1 पर सत्य है, इसलिए दिया गया कथन, इसलिए दिया गया कथन सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए सत्य है। ठीक, ये गणितीय आगमन सिद्धांत से हमने प्रूव कर दिया। अब इसमें एक चीज और आपको प्रूव करनी है। देखिए लिखा है, इसके अतिरिक्त सिद्ध करिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए ए बी होल पावर n इज टू a टू द पावर n b टू द पावर n सिद्ध करना है। इसको भी नोट कर लेते हैं हम जरा। हमको सिद्ध करना है ए बी टू द पावर n, a टू द पावर n, b टू द पावर n, ये हमें और प्रूव करना है। ठीक, चलिए फिर से वही प्रोसीजर। स्टेप 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए n की जगह 1 लिखेंगे आप, तो a b टू द पावर 1, a टू द पावर 1, b टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा ए बी, और इधर भी तो ए बी आ जाएगा। और अब देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब स्टेप 2, माना दिया गया कथन, माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए भी, k के लिए भी सत्य है। अगर मान ही लिया है कि n की जगह n बराबर k के लिए सत्य है, तो n की जगह k लिख दीजिए आप। देयरफॉर ए बी k इज इक्वल टू a टू द पावर k, b टू द पावर k, ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमने मान लिया। अब स्टेप 3, स्टेप 3 में फिर से n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो जहाँ भी n है वहाँ पर आप k प्लस 1 अब आप लिखेंगे, लिखिए, तो यह आ जाएगा ए बी टू द पावर k प्लस 1, a टू द पावर k प्लस 1, b टू द पावर k प्लस 1, और हमें n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए कथन को सत्य सिद्ध करना है। अगर ये चीज़ सिद्ध करनी है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और सॉल्व करके राइट हैंड साइड ला दीजिए। तो अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए बी टू द पावर k प्लस 1। अब जरा देखिए, ए बी टू द पावर k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं ए बी टू द पावर k इंटू ए बी। ए बी की घात 1 है, ए बी की घात k है, गुणा में घातें फिर जुड़ेंगी, k प्लस 1 बन जाएंगी। क्लियर? ओके। अब ए बी टू द पावर k की जगह पर क्या लिखोगे? देखो, ए बी टू द पावर k की जगह पर स्टेप 2 से a टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k, तो मैं इसको लिखूंगा a टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k। और एक चीज देखिए, ये तो ए बी की घात k की जगह लिख दिया, ए बी की जगह क्या लिख सकते हो? ए बी की जगह बी ए लिख सकते हैं हम, तो ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं बी ए। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये a टू द पावर k, b टू द पावर k इंटू बी, ये बन जाएगा b टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए। आप बहुत ध्यान रखेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्रम विनिमय नहीं होता, आपको मालूम है, इसलिए कभी भी ये नहीं करेंगे
a टू द पावर k है और इनटू में ये a है, तो गुणा करके a टू द पावर k प्लस 1 बना दें, नहीं हो सकता। b टू द पावर k इंटू बी, दोनों अगल बगल मिल गए इसलिए हमने कर दिया गुणा, नहीं तो हम इसको भी नहीं कर पाते, और यही रीजन था कि ए बी की जगह हमने बी ए लिखा। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, b टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए। हाँ, एक चीज देखें बेटा, ये हमने a टू द पावर k लिखा, और इसको देखिए b टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए, b टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए। तो b टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, a b टू द पावर k प्लस 1। इसकी जगह मैं लिख दूंगा a b टू द पावर k प्लस 1। अब फिर से देखो a और a अगल बगल है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा a टू द पावर k प्लस 1 इंटू बी टू द पावर k प्लस 1, दैट इज द राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। देखो ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी और ला दिया हमने, ठीक है। इसका इस्तेमाल करना पड़ा हमें आखिरी में जाके, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था इसके अतिरिक्त सिद्ध करिए, मतलब इसी का यूज करते हुए इसके अलावा वो भी प्रूफ करके दिखाइए। तो इसका यूज हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसलिए स्पष्ट है कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए सत्य है, ठीक। अगर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है, देयरफॉर स्पष्ट है कि दिया गया कथन सभी स्मॉल n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है, ठीक। बस ये आपको करना था, तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 12। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15। ये तीनों क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, इनको हम एक एक करके लगाते हैं। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 13 नंबर, यदि a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गोमा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो आपको जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही होगा। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वहां से मुझे पता चलेगा। a स्क्वायर कैसे निकाला जाए, तो a स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको करना चाहिए a इंटू ए इज इक्वल टू आई। a इंटू ए करने से a स्क्वायर आ जाएगा, तो इसकी जगह पर a इंटू ए लिख दिया इज इक्वल टू आई। a की जगह पर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर a लिखना है तो यही फिर लिखना है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अल्फा का अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का गामा से करेंगे तो बीटा गामा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, गामा को अल्फा से करोगे तो अल्फा गामा, फिर माइनस अल्फा को गामा से करेंगे तो माइनस अल्फा गामा, फिर इसको इससे करेंगे तो गामा को बीटा से करेंगे बीटा गामा, माइनस अल्फा को माइनस अल्फा से करेंगे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कैंसिल, प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा कैंसिल, दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, this is again alpha square plus beta gamma, and this is equal to 1 0 0 1, because there are two matrices which are equal to each other, so this corresponding elements should be also equal to each other। तो इसको इसकी इक्वल आप कर सकते हो, therefore अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। आप लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या
अगर पूरे में माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो 1 प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। आप देखें बेटा सी पार्ट आपको सही मिलेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है। अरे वाह, एक ऐसा आव्यूह है जो कि सममित भी है और विषम सममित भी है। तो उन्होंने बोला तो ए एक विकर्ण आव्यूह, मतलब उस आव्यूह के बारे में बताने कि क्या वो एक विकर्ण आव्यूह होगा। ए एक शून्य आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है, कि इनमें से कोई नहीं। मान लेते हैं माना अभीष्ट आव्यूह हो, ए है, तब प्रश्नानुसार उन्होंने बताया कि सममित भी है और विषम सममित भी है। तो ए सममित है, ए सममित है, इससे क्या मिलेगा, ए डैश इज इक्वल टू ए, ठीक। और विषम सममित भी है, ए विषम सममित है, अगर ए विषम सममित है तो ए डैश की वैल्यू -a के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब हम ए के बारे में मालूम अगर करना है आपको, तो आप एक काम कर दीजिए कि इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ए डैश इज इक्वल टू -a है, हम चाहें तो ये माइनस इधर ले आए, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -a डैश इज इक्वल टू a। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना, या छोड़ो हटाओ मत लिखो आप, ये दोनों ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग ए डैश और ए डैश मिल करके 2a डैश, ये प्लस a और माइनस a मिल करके 0, तो a डैश क्या आ जाएगा 0, 2 से भाग देंगे। ओके, अब दोनों पक्षों का ट्रांसपोज करेंगे। a डैश का डैश इज इक्वल टू 0 डैश। किसी भी मैट्रिक्स का डैश करने से फिर वही मैट्रिक्स मिल जाता है, और अगर 0 का डैश करोगे तो 0 ही आएगा। इसका मतलब साफ है कि जो आव्यूह ए है वो एक शून्य आव्यूह है, ठीक है। और ये ऑप्शन कहाँ लिखा है, ए एक शून्य आव्यूह है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बड़ा आसान है, सममित है तो ए डैश ए होगा, विषम सममित ए डैश -a होगा, दोनों को ऐड कर दिया, फिर दोनों का ट्रांसपोज कर दिया हमने, a इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ फिर से 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लिखा है ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ए स्क्वायर की वैल्यू ए दी गई है, तो इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है किसके बराबर होगा। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। i प्लस ए होल क्यूब -7a, a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करिए, तो i क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, मतलब i स्क्वायर a प्लस 3ab स्क्वायर, तो i इंटू a स्क्वायर। a प्लस b का होल क्यूब लगा दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये जो -7a है ये लिखा रहने देंगे। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कितनी भी पावर लगा लो उसकी वैल्यू i ही आती है, तो इसको हमने i लिख दिया। a क्यूब, बेटा a क्यूब को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a। i स्क्वायर, i की मैंने बोला कि आप कितनी भी धन पावर लगा लो उसकी वैल्यू i ही आती है, और i को a से, तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी i। उस i को चलो अच्छा लिख देते हैं एक बार हम पहले, i स्क्वायर की वैल्यू i इंटू a। किसी भी मैट्रिक्स को ये 3i इंटू a, क्यों, a स्क्वायर की वैल्यू a के इक्वल है, तो a स्क्वायर की जगह हमने a लिख दिया, -7a।
अब ध्यान से देखें आई, ए स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर की जगह पर ए लिख सकते हैं, तो ए इंटू ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ए आ जाएगा, यहाँ भी ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, -7a। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आई लिखा हमने प्लस, ये ए इंटू ए क्या बन गया? ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए, तो ये बना ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो हमने इस ए स्क्वायर की जगह ए लिख दिया, +3a + 3i -7a। ओ नो, i इंटू ए बेटा a हो जाएगा, तो ये 3a। अब ध्यान से देखो, a और 3a 4a, 4a + 3a 7a, a 3a और 3a तीनों मिलकर 7a बन गए प्लस की, +7a और -7a कैंसिल हो गया, क्या बच गया? i। अब आप देख लें कहाँ पर ये है, सी पार्ट में i ऑप्शन में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स की न सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म की, बल्कि पूरा का पूरा मैट्रिक्स चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सारणिक को स्टडी करेंगे, डिटरमिनेंट को पढ़ेंगे। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए प्लीज आप बिल्कुल भी वीडियो देखना भूलें नहीं, उसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें कि डिटरमिनेंट क्या होती है और उसके जो कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं। एंड आई होप कि मैट्रिक्स आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस करना बंद किया, समझ लीजिए वहीं से आप भूलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अहम हिस्सा है आपकी पढ़ाई का कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं उनको लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सफलता की तैयारी ना करना ही असफलता की तैयारी करने के बराबर है। आप ध्यान रखें कि असफलता की तैयारी इस दुनिया में कोई करता नहीं है, असफलता की तैयारी इस दुनिया में कोई करता नहीं है, लेकिन याद रहे कि जिस दिन आप सफलता की तैयारी नहीं करोगे उस दिन बिना किए आपसे असफलता की तैयारी हो जाएगी। इसलिए प्लीज आपको जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो चीजों को आप रिवाइज करते रहें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनेंट के साथ मिलेंगे, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।